हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो होने वाला है। और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए, लगातार इन्हीं में से ही क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो 2025 का पेपर होने वाला है, इसी में से ही 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी मेरे चैनल पे पूरा कंटेंट अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम तक मैं आपके साथ हूं और बहुत अच्छे कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। 70 में से आपके कम से कम 65 के ऊपर मार्क्स आने चाहिए। यही मेरी मेहनत है और यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। तो आज बने रहिए मेरे साथ। आज हम समझने वाले क्लास 12 चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको आज समझेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कक्षा 12वीं रसायन बोर्ड परीक्षा। तो सबसे पहले हम ये बता दें रासायनिक बलगतिकी है क्या। हम सभी जानते हैं, जैसे हमसे कहा जाए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, तो अभिक्रियाएं मतलब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम उत्पाद बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम अभिकारक या क्रियाकारक बोलते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण अपने जनक पदार्थ से भिन्न होते हैं उसको हम बोलते हैं उत्पाद या क्रियाफल। यानी जब अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन होता है तो हम इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। किसी ने पूछा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन। अभिकारक जिसको टारगेट किया है, जिस पर कोई वर्क होने वाला है, जिसकी संरचना में कुछ परिवर्तन होने वाला है, टेम्परेचर, दाब मतलब ताप, दाब, और कोई उत्प्रेरक का यूज करके उसके गुणों में परिवर्तन होता है, एक नया पदार्थ बनता है, तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी एक पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होता है और उसका नया रूप जो बनता है हम उसको उत्पाद बोलते हैं। अब अभिकारक से उत्पाद बनने में कितना समय लगेगा, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 महीने या 1 साल, इसको बोलते हैं हम दर, गति या वेग। यानी अभिकारक से उत्पाद के बनने में लगा समय अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो जो रासायनिक बलगतिकी है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर और उसकी क्रियाविधि यानी अभिक्रिया की दर, गति या वेग का अध्ययन किया जाता है और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो ये तो हमने चैप्टर की बात करी। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, ध्यान रखना आप। जैसे पूछा गया अभिक्रिया क्या है, तो जो पदार्थ टारगेट होता है उसको बोलते हैं हम अभिकारक। उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। इंग्लिश में रिएक्टेंट्स बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं क्रियाकारक, क्योंकि ये क्रिया में भाग लेने वाला है। तो अभिकारक या क्रियाकारक। अब कोई टेम्परेचर यहाँ पर यूज होगा, ताप यूज होगा, दाब यूज होगा, उत्प्रेरक यूज होगा, और इस पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होंगे और ये उत्पाद बनाएगा। एक उत्पाद बना सकता है, एक से अधिक उत्पाद बना सकता है। अभिकारक, एक अभिकारक भाग ले सकता है, एक से अधिक अभिकारक भाग ले सकते हैं। कंडीशन क्या है, उस कंडीशन पर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। उत्पाद को प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं हम, और हिंदी में हम इसको क्रियाफल भी बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे, अगर ऐसा हो रहा है यानी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रिया हम बोलते हैं, क्योंकि इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसा कहा जाता है जो पदार्थ बनता है वो अपने मूल पदार्थों से गुणों में भिन्न होता है। जैसे सपोज करो ये ठोस है, भौतिक अवस्था तो परिवर्तित हो ही सकती है। हो सकता है ये ठोस रहा हो तो ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। इसके भौतिक गुण कुछ, इसके रासायनिक गुण कुछ और रहे होंगे, इसके रासायनिक गुण कुछ और रहेंगे। हो सकता है ये पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक ना हो, लेकिन जो उत्पाद बना हो सकता है वो विषैली प्रकृति का बना हो। तो कुल मिलाकर पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, एक नया पदार्थ बनता है। तो जो पदार्थ यहाँ पर क्रिया कर रहा होता है उसको अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनेगा उसको उत्पाद। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? रासायनिक अभिक्रिया। अब अभिकारक से उत्पाद के बनने में कितना टाइम लगा, यानी जो समय लगा, यानी उसने कितना समय लिया या कितने समय में हमें उसका ऑब्जर्वेशन करना है। तो जो टाइम यहां पर लगा उसको बोलेंगे हम दर यानी
गति और वेग, दर, गति या वेग। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, गति या वेग तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो यहां पर हम इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हम देखते हैं। ये तो हमने उसका बेसिक समझा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न को समझाइए। निम्न को समझाइए, अब क्या है इसमें, अभिक्रिया की दर, सक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा, अर्धायु काल, अभिक्रिया की आणविकता, आर्यनीय समीकरण, अभिक्रिया की कोटि और दर निर्धारक पद, यानी जो चरण है यहाँ पर, इसको दर निर्धारण चरण या इसको हम दर निर्धारक पद भी बोलते हैं। दर निर्धारक पद, ठीक है। तो जो हमारे सामने शॉर्ट नोट्स है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अब इनके बारे में क्या है, परिभाषा तो लिखनी है, अगर इनके सूत्र वगैरह है या कोई भी उदाहरण है इनका तो वो भी हमें बताना है, क्योंकि 2 नंबर में के क्वेश्चन में जब ये आता है क्या कहते हैं, क्या समझते हो, किसे कहते हैं, तो इनमें परिभाषा लिखना तो कंपलसरी है। उसके बाद अगर उसका सूत्र है तो सूत्र लिखते हैं, उसकी यूनिट है तो यूनिट लिखेंगे, या कोई उदाहरण है उसका स्पेशल तो हमें उदाहरण बताना है। भले ही उसने क्वेश्चन में दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, लेकिन लिखना कंपलसरी होता है। किसे कहते हैं इतना दे देगा, अगर उदाहरण है तो वो भी हमें बताना है। तो इसमें से 1-2 संक्षिप्त टिप्पणी एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इनके बारे में समझेंगे, 1 by 1 इनके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ जो सीक्वेंस दे रखा है क्वेश्चन का, उसी सीक्वेंस में हम इनके उत्तर पढ़ेंगे। तो यहाँ इनके आंसर देखते हैं। जैसे पहला है अभिक्रिया की दर। तो अभी हमने बताया अभिक्रिया की दर, अगर हम बात करें कि अभिक्रिया क्या होती है, तो हमने कहा मान लो कोई अभिकारक है ए और बी। सपोज करो कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक ए और बी है, क्रिया करने वाले हैं बट उनकी क्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है। अगर क्रिया होगी तो मान लो सीओडी बनेगा, यानी क्या बनेगा, उत्पाद सीओडी। जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तब अभिकारक की मात्रा 100% होती है और उत्पाद की जो मात्रा है वो 0% होती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा, समय आगे बढ़ेगा, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा, अभिकारक की मात्रा कम होगी, उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। एक समय ऐसा आएगा अभिकारक खत्म हो जाएगा, उसका परिवर्तित रूप होगा उत्पाद। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक की मात्रा में परिवर्तन हुआ, उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन हुआ। पहले अभिकारक ही था, उत्पाद नहीं था, यानी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता कम होती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। यानी समय के साथ अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। समय के साथ अभिकारक अथवा उत्पाद की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को, उनकी सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल। अब एग्जाम में आएगा तो हमें कितना लिखना है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया तो जानते हैं अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन, दर मतलब परिवर्तन में लगा समय। तो अभिक्रिया की दर कितनी मात्रा उसकी उत्पाद में परिवर्तित हुई है, इकाई समय अंतराल में, कितने समय में, हमें कितने समय में उसका ऑब्जर्वेशन करना है, समय में अभिकारक तथा उत्पादों के सांद्रण में परिवर्तन, मतलब उसकी मात्रा में परिवर्तन के बराबर होती है। तो अभिक्रिया की दर क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है। तो हम जानते हैं अभिक्रिया में अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन होगा, अभिकारक की मात्रा शुरू में 100% होती है, उत्पाद 0 होता है। तो जो उत्पाद बनने वाला है, धीरे धीरे जब समय स्टार्ट करेंगे उसमें जो भी कंडीशन रखी जाएंगी, जो भी टेम्परेचर होगा, ताप होगा, दाब होगा, उत्प्रेरक होगा, और वो उत्पाद में परिवर्तित होने लगेगा। तो अभिकारक की मात्रा कम होगी, उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन दोनों की मात्रा में परिवर्तन हुआ, एक की मात्रा कम हुई और एक की मात्रा बढ़ी। अभिकारक की सांद्रता कम हुई, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हुई। तो क्या बोले हम, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में, पर्टिकुलर टाइम, जिसमें हम उसको देखने वाले कि हमें 2 मिनट 1 घंटा कितना वॉच करना है उस क्रिया को, तो अभिकारकों अथवा उत्पादों के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है। अब इसका फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा, तो अभिक्रिया की दर बराबर क्या लिखेंगे हम, अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ये इतना आपको इसका लिखना है।
अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाएगा। लिखने को तो हम ये भी बता सकते थे कि कोई क्रिया है जिसमें ए और बी अभिकारक है, सी और डी उत्पाद है, समय में वृद्धि के साथ अभिकारक ए और बी की मात्रा में कमी होगी, सी और डी की मात्रा में वृद्धि होगी। फिर इसके लिए भी हम एक समीकरण यहाँ पर बता सकते थे कि अभिक्रिया की दर बराबर डेल, चूंकि अभिकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं, आर चूंकि उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, उसकी मात्रा कम हो रही, तो माइनस का साइन यूज करेंगे, और नीचे हम यहाँ पर लिख सकते थे डेल टी। तो इतना सब हमें कुछ नहीं बताना है, हमें केवल परिभाषा लिखनी है और ये सूत्र लिखना है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है। 4 नंबर में अगर पूछेंगे तो फिर आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसा पूछा जाएगा। तो 2 नंबर में पूछेंगे तो परिभाषा लिखनी है और केवल सूत्र लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे, देखेंगे सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे हम जानते हैं कोई भी अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो अणु की अपनी ऊर्जा होती है, यानी जो अभिकारक अणु है उनको उत्पाद में परिवर्तित होना होता है, तो अभिकारक अणुओं की अपनी ऊर्जा होती है। उतनी ऊर्जा उनके पास नहीं होती है कि वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, तो उनको एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, ताकि अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना लें और फाइनली वो क्रिया कंप्लीट हो जाए, तो उसको उतनी आवश्यक ऊर्जा देनी पड़ेगी जितने में वो सक्रिय हो सके, एक्टिव हो सके, उसको बोलेंगे हम सक्रियण ऊर्जा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने अथवा अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए, यानी अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए अथवा अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे EA, एक्चुअली सक्रियण का अर्थ होता है यहाँ पर एक्टिवेशन और ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हमने E क्या बता रहा है, E बता रहा है यहाँ पर ऊर्जा को, और A बता रहा है यहाँ पर उसकी सक्रियण मात्रा को, द्वारा व्यक्त करते हैं इसका मान आर्हीनियस समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर होता है दहली ऊर्जा माइनस अणु की निम्नतम ऊर्जा, क्योंकि दहली ऊर्जा के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो दहली ऊर्जा यानी पहले अभिकारक के अणुओं को सक्रिय करने के लिए, ताकि वो मूव कर सके, उतनी ऊर्जा उसको प्राप्त होनी होती है, तब वो उत्पाद बनाएगा। फिर उसके बाद उनके टकराने के लिए, जब तक अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे नहीं तब तक उत्पाद बनेंगे नहीं, तो जो और अतिरिक्त और ज्यादा ऊर्जा हम उसको देंगे, फिर वो दहली ऊर्जा के अंतर्गत आ सकता है। दहली ऊर्जा के अंतर्गत आएगा तो क्या बोलेंगे, सक्रियण ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस अणु की निम्नतम ऊर्जा। अणु के पास जो ऊर्जा है उसको दहली ऊर्जा, यानी वो ऊर्जा जिसमें फाइनली वो उत्पाद में परिवर्तित होगा, दहली ऊर्जा में से घटाएंगे अणु की निम्नतम ऊर्जा, उसको बोलेंगे हम सक्रियण ऊर्जा। यहाँ पर इकाई देखेंगे, एग्जाम में अगर पूछेगा तो हमें इतना ही लिखना है। इसका एक ग्राफ भी बनेगा जिसको भी हम बताएंगे। इकाई, जो ऊर्जा की इकाई होती है वो जूल होती है, या किलो जूल प्रति मोल, केजे पर मोल, या किलो कैलोरी प्रति मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल। तो ऊर्जा तो खैर लिखने के लिए आती नहीं, इसकी यूनिट तो लिखने के लिए आएगी नहीं, तो परिभाषा आएगी इसकी, और ये फॉर्मूला ये हमें लिखना है इसको। फिर यहाँ पर नोट, यहाँ पर एक नोट देखें, अभिकारकों में रासायनिक बंधों को तोड़ने में, एक्चुअली अभिकारक उत्पाद में तभी बदलेगा जब अभिकारकों के जो अवयवी घटक होंगे, परमाणु या फिर आयन, उसके बंध टूटेंगे, तब कहीं जाके वो उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो अभिकारकों में रासायनिक बंधों को तोड़ने में खर्च की जाने वाली ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। एक और हम देख सकते हैं अथवा करके, वह ऊर्जा अवरोध जिससे अभिकारक को उत्पाद बनने के लिए पार करना पड़ता है, इसे अभिक्रिया ऊर्जा भी कहते हैं। तो ये हमने सक्रियण ऊर्जा को समझने के लिए 1-2 परिभाषाओं का यहाँ पर यूज किया। एक तो बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा मिलेगी उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, या फिर वो बैरियर, जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा तो वह ऊर्जा अवरोध जिसे अभिकारकों को उत्पाद बनने के लिए पार करना पड़ता है, यानी उस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा उन्हें जिस लेवल से उत्पाद बनना शुरू हो जाए। तो ये इसको समझने की हमने यहाँ पर कोशिश करी है। अगर इसको नहीं भी लिखेंगे, ये हमें लिखना नहीं है, केवल सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा और ये हमें सूत्र लिखना है, ये आपको समझने के लिए बताया गया। इकाई, चूंकि ऊर्जा की इकाई पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं तो उसमें यूज होती है, आंसर जब निकलता है तो उसमें उसकी यूनिट बतानी पड़ती है। तो हालांकि यहाँ पर यूनिट का भी कोई रोल नहीं है, बस आपको इतना लिखना है।
नेक्स्ट देखते हैं हम दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं हम, दहली ऊर्जा। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा सक्रियण ऊर्जा से जब ज्यादा ऊर्जा हो जाती है किसी अणु की, तो फाइनली अभिकारक के अणु आपस में टकराने लगते हैं और उत्पाद बनाने लगते हैं। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं में प्रभावी टक्कर संपन्न कराने हेतु आवश्यक होती है। फाइनली जब तक अभिकारक के अणु एक दूसरे के पास पास नहीं आएंगे, उनका आयतन कम होता है, एक दूसरे के पास पास आएंगे, टकराएंगे और उत्पाद में परिवर्तित होंगे। अभिकारक के बंध टूटेंगे और नए उत्पाद में यानी उनके अवयवी घटकों में नए बंध का निर्माण होगा और उत्पाद का निर्माण होगा। तो दहली ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं में प्रभावी टक्कर संपन्न कराने हेतु आवश्यक होती है, दहली ऊर्जा कहलाती है। अब यहाँ पर इसका सूत्र देखा हमने, यानी दहली ऊर्जा बराबर अणु की अपनी ऊर्जा और जो उसे सक्रिय करने के लिए दी गई थी, यानी अणु की अपनी ऊर्जा और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को मिलाते हैं, यानी टोटल इस एनर्जी को हम नाम देते हैं यहाँ पर दहली ऊर्जा। तो दहली ऊर्जा बराबर अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए भी आता है, तो इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमारे पास स्पेस है, यहां पर मैं दिखाता हूं इसका ग्राफ। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में दहली ऊर्जा पूछेगा या सक्रियण ऊर्जा पूछेगा, आपको उसका ग्राफ बनाना है। तो इस स्पेस में मैं आपको ग्राफ बता देता हूं। ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है, ये ऊर्जा को बताएगी, इसको बताएगी एनर्जी, ऊर्जा को। और नीचे वाली जो लाइन है, ये बताएगी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। ध्यान रखना, आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। सक्रियण ऊर्जा पूछेगा या दहली ऊर्जा, दोनों में कंपलसरी है। दोनों एक साथ भी आते हैं एग्जाम में 4 नंबर में, इंडिविजुअल भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ऊपर वाली लाइन ऊर्जा को, नीचे वाली लाइन अभिक्रिया की दर को। अब जैसे हम क्या बता रहे हैं कि अभिक्रिया की दर, जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई तो ये जो पॉइंट है, इस पर अभिकारक की मात्रा ज्यादा होगी। तो हमने इस पॉइंट को क्या बोला, यानी इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, अभिक्रिया। यहां पर हम इसको क्या बोल रहे हैं, अभिकारक। जब क्रिया प्रारंभ नहीं हुई, मतलब यहां पर अभिकारक है, अभिक्रिया की दर, अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन। अब क्या होगा, अभिकारक अणुओं को ऊर्जा चाहिए, अपने पास ऊर्जा है उनकी, लेकिन सक्रिय होने के लिए उनको ऊर्जा दी गई, यानी उनकी ऊर्जा थोड़ी सी यहां पर बढ़ी। ये पॉइंट है जहां पर वो उत्पाद में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से धीरे धीरे अब उसकी ऊर्जा में कमी होगी। कहा जाता है अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो उसकी ऊर्जा में कमी होती है, अभिकारकों की ऊर्जा ज्यादा होगी और उत्पाद की ऊर्जा कम होगी। तो ये पॉइंट है, इस लाइन से हम इसको टच नहीं करना। हमने यहाँ पर बताया कि ये उत्पाद में परिवर्तित हो गया, यानी ये पॉइंट किस में बता रहा है, ये वाला पॉइंट बता रहा है कि ये उत्पाद है। तो अभिकारकों की ऊर्जा ज्यादा होती, नीचे से ऊपर जाएंगे ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी। तो अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा है और उत्पाद की ऊर्जा कम है। क्यों? क्योंकि जब अभिकारक से उत्पाद बनेगा, जनरली हम एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने यहाँ पर बताया कि ये सक्रियण ऊर्जा है इसकी। यहाँ पर इसको हमने क्या बताया, यानी ईए मतलब सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा मतलब इसको वो ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है कि अब वो उत्पाद बनने के लिए तैयार है। यहां से अगर हम यहां तक की बात करें तो इसकी ऊर्जा की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई, यानी अणु की न्यूनतम ऊर्जा प्लस उसकी सक्रियण ऊर्जा को मिला के हम बोलेंगे उसकी दहली ऊर्जा। तो ये किसको बता रही है, ये दहली ऊर्जा को प्रदर्शित कर रही है। अगर इसको ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है, ये पॉइंट इससे ज्यादा ऊर्जा, यानी पर्टिकुलर हर अभिकारक की अपनी ऊर्जा होती है, न्यूनतम ऊर्जा जिससे उसे उत्पाद में परिवर्तित होना, उससे ज्यादा ऊर्जा अगर हम दे देंगे तो वो फिर वातावरण में आ जाएगा, यानी वातावरण में चला जाएगा। तो यहां पर हम इसको बोलेंगे ऊर्जा अवरोध, यानी वो पॉइंट जिससे ज्यादा ऊर्जा मिलने पर फिर वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, यानी वो दूसरी अवस्था में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम ऊर्जा अवरोध। तो एग्जाम में अब दहली ऊर्जा पूछे या सक्रियण ऊर्जा पूछेंगे,
ये ग्राफ बनाना है आपको एक इस टाइप का। ऊपर ऊर्जा वाली यानी ऊपर की लाइन ऊर्जा को प्रदर्शित कर रही है, यह अभिक्रिया की दर को बता रही है। ये पॉइंट जहां पर अभिकारक है इसकी ऊर्जा ज्यादा है, जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा तो ऊर्जा में कमी होगी। वो पॉइंट जहां से उससे ज्यादा ऊर्जा उसको नहीं चाहिए, ऊर्जा अवरोध, फिर यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट हम बता रहे हैं उत्पाद में परिवर्तित होगा सक्रिय ऊर्जा, ई से प्रदर्शित करेंगे। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें बताना है दहली ऊर्जा। तो ये ग्राफ अगर हम इतना बना देते हैं तो टीचर हमें बहुत अच्छे नंबर वहां पर दे देगा। तो ये हम दहली ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा को समझ रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अब चौथा पॉइंट। हमने यहाँ पर दहली ऊर्जा को समझा। फोर्थ पॉइंट अर्ध आयुकाल। अब अर्ध आयुकाल का अर्थ होता है कि वो समय जिसमें आधा यानी अभिकारक 100% है तो 50% अभिकारक कितने समय में परिवर्तित हो गया, उस टाइम को, यानी उस अभिकारक के लिए उस समय को जिस समय पे उसकी मात्रा आधी उत्पाद में परिवर्तित हो गई उसका वो टाइम कहलाएगा अर्ध आयुकाल। या वो समय जिसमें कोई अभिक्रिया आधी कंप्लीट हो गई यानी अभिकारक से उत्पाद बन गया, उस समय को बोलेंगे हम अर्ध आयुकाल। चूंकि समय की इकाई यानी टाइम, जो चूंकि समय मतलब टाइम, तो टाइम मतलब टाइम की जो इकाई होती है या तो मिनट होती है या सेकंड होती है, ऐसा ही पद्धति में सेकंड होती है। तो समय जब आधा गुजरा तो मतलब आधा पदार्थ कितने समय में परिवर्तित हो गया, तो हम यहाँ पर उसको बोलेंगे कि जब समय आधा गुजरा यानी समय आधा हो गया तो अभिकारक की मात्रा आधी उत्पाद में परिवर्तित होगी। तो क्या बोलेंगे, वो समय यानी वह समय जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता मतलब अभिकारक की मात्रा, उसकी जो इनिशियल अमाउंट है यानी जो उसका प्रारंभिक अमाउंट है घटकर उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी वह समय जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता घटकर उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अथवा वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया अर्धपूर्ण हो जाती है यानी आधी कंप्लीट हो जाती है, उसे उस क्रिया का यानी उस समय को उस क्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो जब सांद्रता आधी हो गई तो समय को हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, टी हाफ, यानी आधा समय उसको वहां पर मान लिया गया। तो टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई समय की इकाई होती है। जैसे समय की इकाई, समय यानी टाइम को मिनट में भी बताते हैं, सेकंड में भी बताते हैं, लेकिन फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जो समय की इकाई होती है वो सेकंड होती है। तो क्लियर है, यानी वो समय जिसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यानी अभिकारक की मात्रा घटकर उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी, अथवा वो समय जिसमें कोई अभिक्रिया आधी यानी अर्ध पूर्ण हो जाएगी, उस समय को बोलेंगे उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। नेक्स्ट देखते हैं अभिक्रिया की अणु संख्यता। अभिक्रिया की अणु संख्यता। अब अणु संख्यता हम जानते हैं अभिक्रिया क्या है, अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन। जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो उसको बोलते हैं हम अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो अणु संख्यता नाम से पता चल रहा है अभिक्रिया की अणु संख्यता। अणु मतलब अणु और संख्यता मतलब संख्या, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में या कह सकते हैं किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा था द्रव्य संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम, जिसको लेबोजियर ने दिया था। उन्होंने कहा था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो नष्ट कर सकते हो ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। यानी अभिक्रिया में पदार्थ ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियाओं को बैलेंस करना क्यों होता है, उनको संतुलित करना जरूरी क्यों है, क्योंकि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है, केवल उसके रूप और आकार में परिवर्तन होता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। ठोस द्रव गैस हो सकता है, उसका रूप यानी ठोस है तो द्रव हो सकता है, और गैस है अभिकारक तो द्रव अवस्था उसकी हो सकती है, तो केवल रूप में परिवर्तन होता है। तो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, यानी चूंकि वो क्रिया वास्तविक रूप से हो रही है या नहीं हो रही है उससे हमें मतलब नहीं है, सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकल जो पद होता है उसमें कितने अणु लिखे हुए हैं, जो हमने बोला कि इतने अणु उत्पाद में परिवर्तित हो रहे, वैसा पॉसिबल है कि नहीं है, उससे हमें लेना देना नहीं है। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की वो संख्या जो उत्पाद में परिवर्तित होती है उसको अभिक्रिया की अणु संख्यता कहते हैं।
कितने अणु अभिकारक के भाग ले रहे हैं, एक भाग ले रहा है तो अणु संख्या 1 है। अभिकारक के 2 अणु है तो अणु संख्या 2 है। अभिकारक के 3 अणु है तो अणु संख्या 3 है। एक सैद्धांतिक पद है, थ्योरिटिकल डेटा है, और इसका मान सदैव पूर्णांक होता है, जैसे 1 2 3। इसका मान कभी भिन्नात्मक या शून्य नहीं होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर निर्धारक पद, अब वो अभिक्रिया कई पदों में पूरी हो सकती, तो जो सबसे स्लो पद है, सबसे मंद पद है, वो अभिक्रिया का निर्धारण करता है। वो ये बताता है कि ये अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बना रहे, उसको बोलते हैं हम दर निर्धारक पद। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की अणु संख्या कहते हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते थे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की अणु संख्या कहते हैं। अब यह एक सैद्धांतिक मान है, ध्यान रखना, थ्योरिटिकल, वैसा पॉसिबल है एक्चुअली उस कंडीशन में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है वो हमें बताना है प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में। इसका मान हमेशा पूर्णांक होता है, जैसे 1 2 3, जो केवल प्राथमिक मतलब एलिमेंट्री अभिक्रियाओं या संतुलित समीकरण में अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का योग कहलाता है। अगर हमें नहीं भी लिखेंगे यहाँ पर, यह एक सैद्धांतिक पद है, इसका मान हमेशा पूर्णांक संख्या जैसे 1 2 3 होता है। अगर हम यहाँ पर जो हमने लिखा है, अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस क्रिया को, इस परिभाषा को एग्जैक्ट समझाने के लिए इन वर्डों का यूज किया गया। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और अणुओं का जो रेशो है वो बराबर होना चाहिए, कुल मिला के उनके परमाणु, अणु और आयनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसको अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट इतना बताना जरूरी है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर निर्धारक पद, अगर दर निर्धारक पद भी कठिन लग रहा है तो हम इसको भी छोड़ सकते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की अणु संख्या कहते हैं। यह एक सैद्धांतिक मान है, इसका मान हमेशा पूर्णांक संख्या जैसे 1 2 3 होता है, जो केवल प्राथमिक अभिक्रिया या संतुलित समीकरण में अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के योग के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, जैसे NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, इसका नाम होता है अमोनियम नाइट्राइट। चूंकि सैद्धांतिक पद है, इसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब इसका एक अणु है अभिकारक का अमोनियम नाइट्राइट का। तो जो उत्पाद बनेगा, जब इसको गर्म करेंगे तो उत्पाद N2 नाइट्रोजन गैस बनेगी और जल बनेगी। चूंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी है, पूरा ये एक ही अणु है, एक ही यौगिक का सूत्र है, तो एक अणु पार्टिसिपेट करना, इसलिए क्या बोलेंगे, एक अणुक अभिक्रिया। अब जैसे यहाँ पर HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिकम, इसके आगे 2 लगा है, तो सैद्धांतिक संख्या बता रही कि 2 लगा है, यानी 2 अणु उसके भाग ले रहे। अब उत्पाद में H2 बन रहा है प्लस I2 बन रहा है, तो उत्पाद एक है, यहाँ पर उत्पाद का कोई रोल नहीं है, अभिकारकों के अणुओं की संख्या पर हमें ध्यान देना है। 2 अणु भाग ले रहे, यानी द्वितीयक द्विअणुक अभिक्रिया। अब जैसे NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, NO का नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है, 2 अणु भाग ले रहे, ऑक्सीजन का 1 अणु भाग ले रहा है, टोटल 3 अणु भाग ले रहे हैं, और यहाँ पर क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अभिकारक के 3 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे त्रिअणुक अभिक्रिया। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की अणु संख्या कहते हैं। सैद्धांतिक पद है या सैद्धांतिक मान है, पूर्णांक संख्या, इसका मान 1 2 3 हो सकता है, शून्य या भिन्नात्मक नहीं हो सकता। इतना बताकर हमें ये उदाहरण बताने, अगर उदाहरण हम तीनों बताएं तो ज्यादा उचित है, क्योंकि टीचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंप्रेसिव होता है कि बच्चे ने अच्छा लिखा है। बाकी जिसको मैंने ब्लॉक किया है ये सब, यानी प्राथमिक अभिक्रिया या संतुलित समीकरण, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट ये इतना जो मैंने बताया इतना लिखना यहाँ पर जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण, अब आर्हेनियस एक वैज्ञानिक का नाम है, इसने गैसीय समांगी अभिक्रियाओं में, गैसीय अभिक्रिया यानी गैसीय समांगी अभिक्रिया, समांगी मतलब अभिकारक की, जो अभिकारक के अणु है उनकी अवस्था और उत्पाद के अणुओं की अवस्था समान होनी चाहिए। जैसे अभिकारक ठोस है तो उत्पाद भी ठोस होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि अभिकारक द्रव है तो उत्पाद भी द्रव, इसको बोलते हैं हम समांगी अवस्था। तो आर्हेनियस ने गैसीय समांगी अभिक्रियाओं में
ताप से होने वाले परिवर्तन से दर स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन, आगे हम पढ़ेंगे दर स्थिरांक क्या है, दर स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जिसे आर्रहनीयस समीकरण कहते हैं। तो आर्रहनीयस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप से होने वाले परिवर्तन से, ताप से होने वाले परिवर्तन से दर स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जिसे आर्रहनीयस समीकरण कहते हैं, जो निम्न है। ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया और अनलिमिटेड बार इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी रहा है। तो K इक्वल्स टू AE माइनस पावर में EA अपॉन RT, तो 2 नंबर में पूछा जाता है जनरली, यानी एक ही बार ये एग्जाम में आया कि थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली समझाने को बोला है, लेकिन 20-22 साल में ये एक बार पूछा गया है, जनरली शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में अनलिमिटेड बार पूछा गया है। तो आपको इसको ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना है। पूछा आर्रहनीयस समीकरण लिखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर आया, या मैच द कॉलम में पूछा तो खैर मैच द कॉलम में तो लिख देते हैं, लेकिन वन वर्ड में बच्चा इसको भूल जाता है। तो के यहाँ पर है दर स्थिरांक बराबर AE माइनस E अपॉन RT, तो जहां पर के क्या है ये भी बताना पड़ेगा जब एग्जाम में आएगा। तो के क्या है यहाँ पर दर स्थिरांक, अभिक्रिया का दर स्थिरांक, अभी हम इसको समझेंगे। ए क्या है यहाँ पर आवृत्ति कारक, इतना लिखना है, चूंकि आवृत्ति कारक का जो अर्थ होता है जो अणुओं की टक्कर की संख्या वह उनकी क्रियाशीलता को दर्शाता है, कितने अणुओं का टकराव हो रहा है, कितने अणु आपस में क्रिया कर रहे हैं। आवृत्ति कारक फ्रीक्वेंसी फैक्टर उसको व्यक्त करता है, ये हमें लिखना जरूरी नहीं है, आवृत्ति कारक बस हमें बताना है, लेकिन उसका मीनिंग पता होना चाहिए, कितने अणु टक्कर कर रहे हैं, कितने अणुओं का टकराव हो रहा है, यानी कितने अणु क्रियाशील है। फिर यहाँ पर ये क्या है यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसके बारे में तो हमने बताया है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है, जिससे अभिक्रिया प्रारंभ हो जाए, अभिकारकों को इतनी ऊर्जा मिल जाए ये क्या है यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा, के है दर स्थिरांक, जो यहाँ पर के है वो है दर स्थिरांक, यहाँ पर जो ए है वो है आवृत्ति कारक, मतलब कितने अणु क्रिया कर रहे हैं, कितने अणुओं का टकराव हो रहा है। ई जो इसमें ई है वो है यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है। और जो इसमें ई है ये क्या है यहाँ पर आर्रहनीयस गुणांक, आर्रहनीयस गुणांक जो दर्शाता है कि कितने अणु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को पार कर सकते हैं, यानी जो अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा है जिसको हम सक्रियण ऊर्जा कह रहे हैं, उस ऊर्जा को कितने अणु पार कर सकते हैं और अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो हमें ये सब इसके मीनिंग बताए गए, इसके मीनिंग हमें एग्जाम में नहीं लिखना, हमें ये बताना है के दर स्थिरांक है, ये आवृत्ति कारक है, ई सक्रियण ऊर्जा है, जो इसमें ई है ये क्या है यहाँ पर आर्रहनीयस गुणांक, और आर क्या है यहाँ पर, आर है यहाँ पर गैस स्थिरांक, और टी क्या है यहाँ पर परम ताप यानी अभिक्रिया का टेम्परेचर, बस ये हमें बताना है। जैसे आर है गैस स्थिरांक, टी क्या है यहाँ पर परम ताप। अभिक्रिया की कोटि, अब अभिक्रिया की कोटि भी अणु संख्या जैसा ही होती है, लेकिन जो अभिक्रिया की अणु संख्या होती है जिसको हम अभिक्रिया की आणविकता भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो सैद्धांतिक रूप से अभिकारक के कितने अणु उत्पाद बना रहे हैं उसको बोलते हैं हम अभिक्रिया की अणु संख्या। और प्रायोगिक रूप से यानी अभिकारक की वो मात्रा, वो सांद्रता जो क्रिया के दौरान एक्चुअल अमाउंट, यानी जो उसका एक्चुअल अमाउंट है जो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, उसको बोलते हैं हम अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोनों में अगर देखा जाए समानता क्या है, तो दोनों में यही बता रहे हैं कि अभिकारक के कितने अणु उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन वो सैद्धांतिक पद है और ये प्रायोगिक पद है। तो एक्चुअली यानी प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली उस कंडीशन में, जो कंडीशन में वो क्रिया होनी है, अभिकारक के कितने अणु उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी अभिकारक के अणुओं की कितनी मात्रा या सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो रही है, उसको बोलते हैं हम अभिक्रिया की कोटि। तो दर नियम चूंकि अभी हम पढ़ेंगे दर नियम, तो दर नियम जो था उसमें बताया था कि अभिकारक के उतने ही अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे जितने वो सक्रिय होंगे, यानी उसका एक्टिव अमाउंट, क्योंकि जैसे हमने बोला 100% अभिकारक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कहा जाता है कि 100% अभिकारक कभी उत्पाद नहीं बनाता है, यानी एक्चुअली जो उसकी मात्रा एक्टिव है, जो उसकी मात्रा एक्टिव यानी सक्रिय है, वही उत्पाद में परिवर्तित होगी।
यानी कुछ अमाउंट ऐसा होता है उसका भाग जो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता, उसको हम बोलते हैं उसका निष्क्रिय भाग या निष्क्रिय द्रव्यमान। तो इस सक्रिय जो द्रव अनुपाती क्रिया का नियम था, जिसको हम दर नियम भी बोलते हैं, दर समीकरण भी बोलते हैं, इसको गोल्डबर्ग और वागे ने दिया था, ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। इसका मैंने ऑब्जेक्टिव चैप्टर यानी ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी समझाया इस चैप्टर का। तो दर नियम में व्यक्त ये द्रव अनुपाती क्रिया का नियम गोल्डबर्ग और वागे ने दिया था। उसने कहा था अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगी, उतना ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा जितना कि सक्रिय होगा। तो उसको बोलते हैं दर समीकरण। आगे हम पढ़ेंगे, आगे आएगा। तो अभिक्रिया के दर नियम, दर नियम मतलब द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, या उसको दर समीकरण भी बोलते हैं। तो अभिक्रिया के दर नियम में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पर लगे घातांकों के योग को, अभिकारकों की सांद्रता पर लगे घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान पूर्णांक या भिन्नात्मक हो सकता है। यह एक प्रायोगिक पद है, यह एक प्रायोगिक पद है। तो द्रव अनुपाती क्रिया का नियम हालांकि एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन आगे मैं उसको समझाऊंगा। तो माना कोई अभिक्रिया हो रही है, माना कोई अभिक्रिया हो रही है, तो जिसमें A अभिकारक है और यहां पर हमने बताया कि जो M है इसके एक्चुअल अणुओं की संख्या है, यहां पर B दूसरा अभिकारक है और इसके एक्चुअल अणुओं की संख्या N है। तो दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। उत्पाद यहाँ पर कोई भी बन सकता है, तो यहाँ पर अभी हमें उत्पाद से लेना देना नहीं है। तो अभिकारक A, अभिकारक B और M अभिकारक A के अणुओं की संख्या और B अभिकारक N अभिकारक B के अणुओं की संख्या। तो हम क्या बता रहे हैं, एक्चुअल अणु जो उत्पाद में परिवर्तित होंगे या एक्चुअल उसका अमाउंट या उसका द्रव्यमान यानी उसकी सांद्रता जो उत्पाद में परिवर्तित होगी उसको बोलेंगे अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की दर बराबर चूंकि सक्रिय द्रव्यमान मतलब जैसे हमने बोला A अभिकारक की कुल मात्रा जो उत्पाद में परिवर्तित होनी है, तो हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर। इस बड़े ब्रैकेट को, जो बड़ा ब्रैकेट है, ये सक्रिय द्रव्यमान को व्यक्त करता है। सक्रिय द्रव्यमान मतलब मोल पर लीटर भी बोलते हैं उसको, मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। सक्रिय द्रव्यमान इसको हम यहाँ पर C से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी पदार्थ की वह एक्चुअल मात्रा जो उत्पाद में परिवर्तित होगी। तो दोनों में डिफरेंस बता रहा है कि इतना अभिकारक है और इतना बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, मतलब उतना उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी एक और स्टेप लिख सकते थे, हालांकि जरूरत नहीं है। यानी जो हमने लिखा है कि माना कोई अभिक्रिया निम्न हो रही है, यह अभिक्रिया बताई, इसके बाद इसकी एक और स्टेप लिखनी थी। इसको आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, ये दर समीकरण था, इसको द्रव अनुपाती क्रिया का नियम भी बोलते हैं। तो सक्रिय द्रव्यमान के लिए बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, अभिकारक A है, यानी इसको हम पढ़ेंगे सक्रिय द्रव्यमान A या अभिकारक A का सक्रिय द्रव्यमान, इसको ऐसे हम पढ़ते हैं, इनटू अभिकारक B का सक्रिय द्रव्यमान। ये एक स्टेप आएगी। और फिर कहा जाता है जो अणुओं की संख्या है उसे सक्रिय द्रव्यमान के पावर में लगाएंगे, तो इसकी पावर M और इसकी पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर N आ जाएगी। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो ये जो यहाँ पर आया K, इसको बोलते हैं हम दर स्थिरांक। तो समानुपाती का चिन्ह हटा, तो अभिक्रिया की दर बराबर दर स्थिरांक सक्रिय द्रव्यमान A की पावर M, सक्रिय द्रव्यमान B की पावर N। तो जो पावर है यहाँ पर ये है M प्लस N, इसी को बोलते हैं हम अभिक्रिया की कोटि, यानी अभिकारकों के अणुओं की वो वास्तविक संख्या जो अभिक्रिया के दौरान उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो हमने इसको यहाँ पर उदाहरण से समझा। तो इतना हमें एग्जाम में लिखना है। एक्चुअली मैं आपको उतना ही बताता हूँ जितना आपको एग्जाम में लिखना है, बाकी ये साइड से चीजें बताता हूँ ये आपके समझने के लिए। हाँ, ये कर सकते थे कि माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, ये अभिक्रिया लिखते और इसके बाद ये स्टेप बताकर फिर हमें इस स्टेप को बताना था। यानी पहली स्टेप ये हो गई, सेकंड स्टेप ये हो गई और थर्ड स्टेप ये हो गई। ये हमें इतना बताना था, उसको नहीं भी बताएंगे तो चलेगा। नेक्स्ट, दर निर्धारक पद। दर निर्धारक पद, अब हमने क्या बोला, कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में हो रही, कई पदों में हो रही,
तो जो उसका सबसे स्लो पद है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अभिकारक यहां पर क्रिया करके उत्पाद बना रहा है, वो पूरी क्रिया को व्यक्त करने लगता है कि क्रिया ऐसे ही होगी। तो कई क्रिया यानी बीच में बहुत सारे माध्यमिक यौगिक बनते हैं, तो वो वास्तविक एक्चुअल उसकी स्टेज जिसमें हमें ये पता चलता है कि इस पोर्शन ने आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाया, उसी स्टेप को वो उसका मंद पद भी कहलाता है, धीमा पद भी कहलाता है। उसी पद को हम कहते हैं दर निर्धारक पद। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, तो उनमें से एक चरण यानी एक पद, चरण को यहां पर हम पद भी लिख सकते हैं, एक पद यानी एक चरण अन्य सभी चरणों की तुलना में धीमा होता है, स्लो होता है। तो अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे मंद गति से होने वाले पद द्वारा होता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, तो उनमें से एक चरण अन्य सभी चरणों की तुलना में धीमा होता है, तो अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे मंद गति से होने वाले पद द्वारा होता है। इसी पद को हम दर निर्धारक पद कहते हैं। क्लियर है? क्रिया कई पदों में हो रही है, सबसे मंद पद ही उस क्रिया को डिसाइड करता है, ये बताता है कि कौन से पदार्थ आपस में क्रिया करके फाइनल उत्पाद बना रहे हैं। वो मंद पद भी कहलाता है, उसी मंद पद को हम निर्धारक पद भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने उदाहरण समझा, माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। अब CH3Br यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड है, मान लो कि इसका जलक बटन हो रहा है, जलक बटन मतलब H2O से क्रिया कर रहा है, कई पदों में क्रिया हो सकती है। तो यहाँ पर फाइनली क्या होना है, Br को इससे हटना है और OH को जुड़ना है, यानी CH3OH मेथिल एल्कोहल बनेगा और Br अलग हो जाएगा। अब ये क्रिया कई स्टेपों में होगी, लेकिन फाइनली जो बनेगा मेथिल एल्कोहल, वो ये बता रहा है कि Br हटेगा और OH जुड़ेगा। अब यही स्टेप जो होगी उसकी, इसी को बोलेंगे हम निर्धारक पद। तो अभिक्रिया की दर बताइए यहाँ पर, यानी अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, तो अभिकारक की CH3Br और अभिकारक OH नेगेटिव आयन है। तो अतः उपयुक्त क्रिया में जो CH3Br है और जो OH माइनस नेगेटिव, ये दोनों क्रिया करके यहाँ पर उत्पाद बता रहे हैं, मतलब फाइनल स्टेप इसकी ये होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं हम यहाँ पर, दोनों ही यहाँ पर दर निर्धारक पद की कैटेगरी में आएंगे, दोनों ही दर निर्धारक पद में भाग लेते हैं और इसी पद को बोलेंगे हम दर निर्धारक पद। नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन, और दर मतलब परिवर्तन में लगा समय, दर गति या वेग यानी परिवर्तन में लगा समय। तो प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो उत्तर यहाँ पर हम देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, ध्यान से समझना। पहला है अभिकारकों की सांद्रता, जब तक अभिकारक होगा उत्पाद में परिवर्तित होता रहेगा। अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है, यानी अभिक्रिया की दर डायरेक्ट अभिकारक की मात्रा उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि अभिकारक होगा और उत्पाद बनता रहेगा, इसको हम अभिक्रिया की दर बोल रहे हैं। क्योंकि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। जब हमने अभी अभिक्रिया की दर पढ़ा था तो हमने क्या लिखा था, अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। जब तक अभिकारक रहेगा उत्पाद बनता रहेगा, तो अभिकारकों की मात्रा बढ़ाने पर अभिक्रिया आगे बढ़ती रहेगी, यानी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। दूसरा अभिक्रिया का ताप। अब ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती, गतिज ऊर्जा, अणु तेजी से गति करेंगे और अणु गति करेगा, सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाएगी, उसके बाद टकराएगा यानी दहली ऊर्जा उसको प्राप्त होगी और फाइनली वो उत्पाद में बदल जाएगा। तो अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जितनी तेजी से गति करेंगे उतना टकराव होगा, जिससे अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। अभिक्रिया का दाब, दाब जो होता है वो जो ठोस अभिक्रियाएं होती है जिसमें ठोस अभिकारक भाग लेते हैं उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द्रव अभिकारक भाग लेते हैं उस पर भी दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। दाब क्या करता है, आयतन कम करता है, यानी एरिया कम करता है, अणुओं को पास पास लाता है।
तो गैसों पर दाब डालने पर गैसों के अणु पास पास आते, क्योंकि ठोस में उसके अणु आपस में प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं। दाब डालने पर वो और ज्यादा पास में नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत पास पास में, उनके बीच में अंतराकाशीय अवकाश नहीं होता है। ठोस पदार्थों के अणुओं में, जो द्रव होता है उनके अणुओं में अवकाश होते हैं, बीच बीच में गैप होते हैं, तो दाब का थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन गैसीय अणुओं में आपस में कोई आकर्षण नहीं होता। दाब बढ़ाने पर गैसीय पदार्थ, गैसीय अणु पास पास आते हैं, उनका आयतन कम होता है, टकराएंगे, और फिर गैस दाब बढ़ाने पर आयतन भी कम होता है और टेम्परेचर को ठंडा करेंगे तो द्रव अवस्था भी प्राप्त करेगा, यानी आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम हो जाएगा तो टकराएंगे और उत्पाद बनाएंगे। तो गैसीय अभिक्रियाओं का दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि दाब बढ़ाने से अणुओं का आयतन कम हो जाता और उनके टकराने की संभावना बढ़ जाती है। जितने ज्यादा आपस में टकराएंगे उतने उत्पाद बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 प्रभावित करने वाले कारक समझे। अभिकारकों की सांद्रता, अभिक्रिया का ताप, अभिक्रिया का दाब, और यहाँ पर हम चौथा समझने वाले उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक क्या होता है, यानी ऐसे बाहरी पदार्थ या इंटरनल भी होते हैं, ऐसे उत्पाद बन जाते हैं, यानी जो बाद में उस क्रिया को बढ़ा देते हैं, उसकी दर को बढ़ा देते हैं। नहीं तो ऐसे बाहरी सोर्स, बाहरी पदार्थ जो अभिकारक की क्रिया करने की दर को बढ़ा देंगे। जैसे अभिकारक बहुत कम क्रिया कर रहे हैं, सपोज करो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल देखा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तो दोनों गैस हैं, ये भी यहाँ पर गैस है और ये भी क्या है, यहाँ पर गैस है। दोनों क्रिया करेंगे अगर तो अमोनिया बनेगा। अमोनिया भी क्या है, गैस है, और गैसें सामान्य ताप और दाब पर क्रिया नहीं करती है। क्रिया को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो बोल रहे ये दोनों तभी क्रिया करेंगे जब कंडीशन होगी, यानी 450 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए, 200 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, प्लस इसमें Fe चूर्ण यानी जो आयरन चूर्ण है ये कंपलसरी है। तो जैसे इसमें आयरन पाउडर डालेंगे तो ये आयरन पाउडर क्या करेगा, इन दोनों की क्रिया करने की दर को करोड़ों गुना बढ़ा देगा और ये तेजी से अमोनिया बनाने लगेंगे। तो यहां पर हमने इसको नाम दिया उत्प्रेरक। और कौन सा उत्प्रेरक है, धनात्मक उत्प्रेरक। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की क्रिया करने की दर को कम कर देते हैं, उसको हम ऋणात्मक उत्प्रेरक भी बोलते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम करते हैं। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पर नंबर ई यानी 5वां पॉइंट है अभिकारक कणों का आकार या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे हमने कहा कि मान लो नमक जो होता है वो ठोस रूप में, नमक डिल्ले के रूप में होता है, पत्थर जैसा एक पार्टिकल है, हमने इसको पानी में डाल दिया तो पानी क्या करेगा इसको, यानी ये पानी में घुलने लगेगा NaCl H2O में। तो जो H2 है ये इसकी बाहरी सतह पर ही क्रिया करेगा, डायरेक्ट पानी ठोस के अंदर तो चला नहीं जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई ठोस पदार्थ है तो उसकी सतह पर ही दूसरे पदार्थ की क्रिया होती है, तो उसके चारों ओर का एरिया क्या कहलाता है, पृष्ठ क्षेत्रफल। चूंकि अब ये धीरे धीरे घुलेगा, अगर इसी नमक के डिल्ले के बारीक टुकड़े कर देते तो इसके बहुत सारे छोटे छोटे पीस अगर हम कर देते तो हर एक पीस का अपना एक चारों तरफ का क्षेत्र होता, यानी जिसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस पदार्थ को अगर बारीक कणों के रूप में कर दिया जाए तो पहले की तुलना में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो उसका बाहरी सतह है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और फिर क्रिया करने की दर भी बढ़ जाती है। तो अगर इसको मोटे कण की तुलना में इसको बारीक पाउडर को इसमें डालते तो ये जल्दी घुल जाता, क्योंकि हर कण का अपना एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अभिकारक कणों का आकार जितना छोटा होगा उनका पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा, उतनी तेजी से वो उत्पाद बनाएगा, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे यहां पर हम तीसरा क्वेश्चन, अंतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अंतर लिखिए। अब यहां पर पहला है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक। दूसरा यहां पर है अभिक्रिया की अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पर हम अंतर यानी एक ही में हम दोनों पॉइंट समझेंगे, चाहे तो हम इसको पार्टीशन के रूप में भी लिख सकते हैं, कॉलम बनाएंगे, इस तरफ लिखेंगे अभिक्रिया की दर, उस तरफ लिखेंगे हम दर स्थिरांक, इधर लिखेंगे हम अभिक्रिया की अणुसंख्यता, उधर लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि। आप इसको वैसे भी अरेंज कर सकते हो।
तो हम इसको यहाँ पर समझेंगे बहुत सिस्टमेटिकली। तो उत्तर देखते हैं पहला यहाँ पर, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। तो पहला पॉइंट जो बताएगा वो अभिक्रिया की दर को, और दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर बताएगा उसी में पहला और उसी के नीचे पैराग्राफ चेंज करके जो होगा वो दर स्थिरांक को बताएगा। तो अभिक्रिया की दर प्रति इकाई समय में यानी पर्टिकुलर टाइम में अभिकारकों अथवा उत्पादों के मोलर सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है। यानी अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारकों अथवा उत्पादों के सांद्रण या मोलर सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है। यह है दर नियम, यानी दर नियम समीकरण में व्यक्त एक समानुपाती स्थिरांक है। अभी हमने बताया था अभिक्रिया की कोटि में समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो दर स्थिरांक आता है। तो यह दर नियम समीकरण में व्यक्त एक समानुपाती स्थिरांक है जो इकाई सांद्रता पर, जब अभिकारक अणुओं की सांद्रता इकाई होगी, जैसे हमने यहां पर बोला कि अभिक्रिया की दर बराबर आ गया के, हमने बोला सक्रिय द्रव्यमान, अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान ए और दूसरे अभिकारक का भी है। अगर इनकी मात्रा इकाई है, यूनिटी है, तो जो के है इसको हम दर स्थिरांक बोल रहे हैं यहाँ पर। इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दर स्थिरांक। तो अभिक्रिया की दर किसके बराबर होगी, डायरेक्ट दर स्थिरांक के। तो यह दर नियम समीकरण में व्यक्त, इसको हम दर समीकरण से हमने निकाला, इसको एक समानुपाती स्थिरांक है जो इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। यानी जब सभी सांद्रता इकाई हो तो डायरेक्ट दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर की जो इकाई होगी वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। चूंकि अभिक्रिया दर में क्या लिखते हैं हम, अभिक्रिया दर में ऊपर लिखते हैं सांद्रण, अभिक्रिया दर में ऊपर सांद्रण और नीचे क्या बताते हैं हम, नीचे समय बताते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा अभिक्रिया की दर अभिकारक अथवा उत्पादों के सांद्रण में परिवर्तन, यानी सांद्रण में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। सांद्रण की इकाई होती है मोल पर लीटर यानी मोल लीटर इनवर्स, और समय को हम मिनट या सेकंड में बताते हैं। तो जब सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो अभिक्रिया की दर मोल लीटर इनवर्स, याद रखना ये सांद्रण की यूनिट होती है, मोल लीटर इनवर्स। और सेकंड इनवर्स ये जो है ये समय की इकाई है, सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स यानी -1 और सेकंड -1। दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के कितने अणु उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं वो उस समय डिसाइड होगा। तीसरा पॉइंट यह अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है क्या, अभिक्रिया की दर, कितना अभिकारक है, कब तक वो उत्पाद बनेगा। यह अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया दर की इकाई एक जैसी होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लेकिन विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक की इकाई भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे हमने बोला शून्य कोटि की अभिक्रिया तो बोलेंगे इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया सेकंड इनवर्स, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, तृतीय कोटि की अभिक्रिया मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो अलग अलग कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई अलग अलग होती है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता इकाई, प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता इकाई होती है, यानी मोलर सांद्रता उसकी क्या होती है, इकाई होती है। तो अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक समान होती है। यानी अभी हमने पढ़ा जब सभी सांद्रता इकाई होती है तो अभिक्रिया की दर स्थिरांक के बराबर होती है, और दर स्थिरांक का मान अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी मोलर सांद्रता पर इसका मान निर्भर नहीं करता, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट यहां पर आंसर देखेंगे हम बी, अभिक्रिया की अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, दोनों के बारे में हमने पढ़ा। अभिक्रिया की अणुसंख्यता, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, अभिक्रिया की कोटि यानी
दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पर लगे घातांकों के योग को, या वास्तविक रूप से अणुओं की वो संख्या जो अभिक्रिया के दौरान उत्पाद में परिवर्तित हो गई है। अणु संख्यता एक सैद्धांतिक पद है और अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक पद है। अणु संख्यता में यानी जो होता है पूर्णांक मान होता है, इसमें पूर्णांक या भिन्नात्मक हो सकता है। अणु संख्यता कभी शून्य नहीं होती, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। अणु संख्यता में क्रिया विधि की जानकारी प्राप्त नहीं होती है और अभिक्रिया की कोटि में क्रिया विधि की जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, अभिक्रिया की अणु संख्यता को, पहला पॉइंट जो पैराग्राफ चेंज करके पहले पॉइंट का, वो अभिक्रिया की कोटि को बताएगा। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अणु संख्यता कहते हैं। अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। दूसरा पॉइंट, इसका मान हमेशा पूर्णांक होता है, इसका मान पूर्णांक या भिन्नात्मक हो सकता है। तीसरा, इसका मान कभी शून्य नहीं होता, अणु संख्यता का इसका मान शून्य हो सकता है अभिक्रिया की कोटि का। चौथा, इसमें अभिक्रिया की क्रिया विधि की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसमें अभिक्रिया की क्रिया विधि की जानकारी प्राप्त होती है। पांचवा, यह एक सैद्धांतिक मान है और यह एक प्रायोगिक मान है। तो यह अभिक्रिया की अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर था, बहुत सिंपल है। कितने अणु भाग ले रहे हैं, कितनी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, पूर्णांक होगा उसका मान, इसका पूर्णांक या भिन्नात्मक, शून्य नहीं होगा उसका मान, कोटि का मान शून्य हो सकता है। अणु संख्यता से क्रिया विधि की जानकारी प्राप्त नहीं होगी, क्रिया विधि की जानकारी प्राप्त होगी। अणु संख्यता एक सैद्धांतिक मान है और अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, इसके दर समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ये एक डेरिवेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, अथवा ऐसे भी पूछ सकते एग्जाम में, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। उत्तर, शून्य कोटि अभिक्रिया। हम इसको समझेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके दर समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। चूंकि अभिक्रिया की कोटि में अगर अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं या अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तित होने की दर स्थिर होती है, तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि जो दर समीकरण है, यानी दर समीकरण में जो अभिकारकों की सांद्रता है वो शून्य बताई जाती है, यानी अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन नहीं होता। एक डेरिवेशन एग्जाम में पूछते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इतना आपको बताना है। अथवा करके हम ये भी देख सकते हैं, अगर आपको ये टफ लगती है तो हम ये भी लिख सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं होती है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर स्थिर रहती है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जिसमें दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता की घात शून्य है, तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। या अभिकारक से उत्पाद के परिवर्तन की दर स्थिर होती है, तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं हम। माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, निम्न। अब इसमें ए क्या है, ए यहाँ पर अभिकारक है और बी क्या है यहाँ पर उत्पाद। ए क्या है यहाँ पर, ए अभिकारक है, अभिकारक, और बी क्या है यहाँ पर उत्पाद है। तो कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें ए अभिकारक और बी उत्पाद है। तो जितना अभिकारक लिया जाता है वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता। तो हम क्या बोले, अभिकारक ए
की प्रारंभिक सांद्रता मतलब उसका इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी वो मात्रा जो उत्पाद में परिवर्तित होने वाली है वो क्या है, ए मोल पर लीटर है, ए मोल पर लीटर है। तथा टी समय में, अब हम चूंकि जानते हैं ए क्या है, यहाँ पर टोटल अभिकारक ए है, जिसमें से जो स्मॉल ए है हमने मान लिया कि वो उत्पाद में परिवर्तित होगा, लेकिन एक साथ उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो हमने उसका जो स्लोली अमाउंट है वो हमने मान लिया एक्स मोल, यानी टोटल अभिकारक ए था कैपिटल ए, और जो उत्पाद में परिवर्तित होना है वो स्मॉल ए है। तो टी समय में अभिकारक का एक्स मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रह जाएगी, क्योंकि ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, जिसमें से एक्स यानी वो स्लोली अमाउंट है, स्लोली अमाउंट है, यानी वो मात्रा है जो धीरे धीरे उत्पाद में परिवर्तित हो रही है, उसको हम एक्स बोल रहे हैं। तो ए में से एक्स निकला तो सांद्रता क्या रह जाएगी टी समय बाद, ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रह जाती है। अब यहां पर हम लिखेंगे द्रव अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार, अतः द्रव अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार तो क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर समानुपाती ए माइनस एक्स, और शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो यहां पर हमने शून्य लगा दिया। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, dx अपॉन dt समानुपाती a माइनस एक्स, यानी dx ये अभिक्रिया की दर है, dx अपॉन dt। आगे हम इसको लिखेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो k नॉट आ जाएगा, a माइनस एक्स, और उसकी पावर हो जाएगी 0। इसको क्या मान रहे हैं हम, इसको मान रहे हैं हम समीकरण 1 मान लिया यहाँ पर। तो जहां k नॉट यानी k नॉट शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक है, शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। तो क्या रह जाएगा, dx अपॉन dt बराबर k नॉट, ये रह जाएगा, dx अपॉन dt बराबर k नॉट, ये रह जाएगा। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2, समीकरण 2 मान लेंगे। चूंकि d जो है वो सूक्ष्म परिवर्तन को बता रहा है, तो यहां पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आगे इसको देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, हमने यहां पर a माइनस एक्स को हटा दिया क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया थी, तो dx अपॉन dt क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dt वहां चला जाएगा, तो dx बराबर k नॉट इंटू dt हो जाएगा। ये समीकरण 2 था, ये समीकरण 3 मान लेंगे। चूंकि d सूक्ष्म परिवर्तन को बताता है तो हम इसका यहाँ पर समाकलन करेंगे, यानी समीकरण 3 का समाकलन करने पर समाकलन dx और समाकलन k नॉट इंटू dt, तो समाकलन में d चला जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू k नॉट इंटू टी प्लस सी आ जाएगा। इसको बोलेंगे हम समीकरण 4। अब हमें यहां से c को हटाना है, c क्या है यहाँ पर, c है यहाँ पर समाकलन स्थिरांक। अब हमें यहां से c को हटाना है, तो हम मान लेंगे कि अभिक्रिया के प्रारंभ में, जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तब t रहेगा 0, तो x भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी t रहेगा 0 और x रहेगा 0। c को हटाना तो हमने ऐसा मान लिया, तो जब t 0 रहेगा, x 0 रहेगा, तो x की जगह यहाँ पर 0 आ जाएगा और t की जगह 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो c है वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इसको, c समाकलन स्थिरांक अभिक्रिया के प्रारंभ में जब t बराबर 0 है और x बराबर 0 होगा, तो हमने समीकरण 4 में ये वैल्यू रख दी, उपरोक्त मान समीकरण 4 में रखने पर, तो t की जगह 0, यहाँ पर x की जगह 0, t की जगह 0, तो c बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर समीकरण जो 4 है यानी c का मान उठा के उसमें रख देंगे, यानी जो समीकरण 4 यहाँ पर आया, समीकरण जो 5 यहाँ पर आया उसका मान समीकरण 4 में रख देंगे। तो 4 में रख देंगे तो उसमें क्या था, x इक्वल्स टू k नॉट इंटू टी प्लस सी था, तो यहाँ c बराबर 0 आ गया, तो c बराबर 0 रख दिया यहाँ पर हमने, तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ पर x बराबर k नॉट इंटू टी और यहाँ पर k नॉट इंटू टी अपॉन हो जाएगा x, ये यहाँ पर समीकरण हमारा आ जाएगा, k नॉट इक्वल्स टू x अपॉन टी। इसको मान लेंगे यहाँ पर समीकरण 6 और इसको मान लेंगे यहाँ पर समीकरण 7। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ये दर समीकरण है, ठीक है।
अब इसका अर्धायुकाल निकालने को भी आता है, तो ये तो हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए पढ़ा। अब इसका अर्धायुकाल निकालने के लिए आता है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। तो हम क्या बोल रहे हैं, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर है और अर्धायुकाल यानी T हाफ पर सांद्रता कितनी हो जाएगी, A हाफ हो जाएगी। तो वहां पर वो क्या था, यानी वो जो समीकरण था वो था K नॉट इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी था। जो समीकरण 7 था वो ये था। चूंकि शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन नहीं होता है, तो अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन नहीं होता मतलब A में से X निकला नहीं है, तो हम A को किससे कंपेयर कर देंगे, A को हम X से कंपेयर कर देंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर है। अर्धायुकाल मतलब वो समय जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। तो अर्धायुकाल T हाफ बराबर सांद्रता A हाफ रह जाएगी। तो क्या बोलेंगे, इस मान को समीकरण 7 में, यानी जो हमने वहां पर पढ़ा है समीकरण 7, समीकरण 7 में इस मान को रख देंगे। तो x का कंपेयर, समीकरण 7 ये था यानी K नॉट इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। तो यहाँ पर x का कंपेयर हमने A से कर दिया, तो जब समय आधा गुजरेगा यानी टाइम आधा हो जाएगा तो इसकी सांद्रता भी आधी हो जाएगी, और इसको हमने किससे कंपेयर कर दिया, A से। तो क्या हो जाएगा, K नॉट इक्वल्स टू A/2 यानी A अपॉन 2, A हाफ सांद्रता हो गई। तो यहाँ पर आ गया K नॉट इक्वल्स टू A हाफ अपॉन T हाफ, क्योंकि A का कंपेयर हमने X से कर दिया। शून्य कोटि अभिक्रिया में A से X निकला ही नहीं, यानी A अपॉन 2 अपॉन T अपॉन हाफ। T हाफ को यहाँ पर ले गए तो K नॉट इंटू T हाफ इक्वल्स टू A हाफ। T हाफ को यहीं रहने दिया, K नॉट को यहाँ पर लेके आए, तो ये यहाँ पर समीकरण बन गया हमारा T हाफ इक्वल्स टू 1 इंटू A अपॉन 2 और K नॉट इंटू 2, ये हो गया। अब इसको 1 अपॉन K नॉट 2, इसको क्या मान लिया हमने, इसको मान लिया हमने स्थिरांक, इसको स्थिरांक मान लिया। तो जब हमने इतने को स्थिरांक मान लिया, इसको हमने स्थिरांक मान लिया, तो समानुपाती का चिन्ह आ गया। तो T हाफ समानुपाती क्या हो गया, A हाफ। यानी हम ये कह सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर समय 0 रख दें तो सांद्रता भी 0 हो जाएगी। तो इससे सिद्ध होता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद के बनने की दर स्थिर होती है। ये पूरा डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 5th, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, इसके लिए समाकलित दर समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो यहां पर हम इसको देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात, शून्य कोटि में शून्य घात था, बस इसमें प्रथम घात आ जाएगा, के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। माना कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, ए अभिकारक और बी क्या है यहाँ पर, उत्पाद है। तो शून्य कोटि जैसा है यहाँ पर है कि ए जो है ये पूरा उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति लीटर है। कितनी मान लिया हमने, ए मोल प्रति लीटर, वो मात्रा जो उत्पाद में परिवर्तित होनी है। टी समय में अभिकारक का एक्स मोल, चूंकि ए सीधे उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा, धीरे धीरे उत्पाद में परिवर्तित होगा, तो जो एक्स है उसके स्लोली अमाउंट को बता रहा है, यानी स्लो मात्रा को बता रहा है। तो एक्स उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, यानी टी समय में ए से एक्स निकलेगा। तो टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रह जाती है। अब इस पर द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार। तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर समानुपाती a माइनस एक्स और उसकी पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी, क्योंकि प्रथम घात के समानुपाती है। तो अभिक्रिया की दर क्या होता है, dx अपॉन dt समानुपाती a माइनस एक्स। एक को लिखना जरूरी नहीं है, तो dx अपॉन dt यानी अभिक्रिया की दर क्या है, dx अपॉन dt समानुपाती a माइनस एक्स। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो किया जाएगा।
तो अभिक्रिया की जो दर है वो dx अपॉन dt है, समानुपाती a माइनस एक्स। समानुपाती मतलब ये इसका एक समीकरण आ गया, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो k आ गया, तो इसका एक दूसरा समीकरण आ गया ये। तो यहां पर हमने इसको मान लिया समीकरण एक। dx अपॉन dt समानुपाती a माइनस एक्स, एक को लिखना जरूरी नहीं है। dx अपॉन dt समानुपाती का चिन्ह हटाया तो k आ गया a माइनस एक्स। अब इसमें k क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस एक्स को dt की जगह ले जाएंगे, dt को यहाँ पर a माइनस एक्स की जगह ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी सामने आ जाएगी। तो क्या आ गया, यानी हम यहां पर था dt को वहां ले गए, a माइनस एक्स को इधर लाए, तो dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू डी टी, इसको माना हमने समीकरण 2। अब समीकरण 2 का समाकलन करेंगे, यहां पर dx अपॉन a माइनस एक्स है, इसका यहां पर हम समाकलन करेंगे, यानी समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स और समाकलन k इंटू डी टी। तो एक फॉर्मूला होता है, चूंकि समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स, dx अपॉन a माइनस एक्स, यहां पर इसको यहां से कैंसिल कर देते हैं, यानी dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर होगा माइनस लॉग एक्स। एक्चुअली ये होता है मैथ्स में, यानी dx अपॉन x इक्वल टू होता है यहां पर log x। क्या होता है? log x। dx अपॉन x इक्वल टू होता है यहां पर log x, लेकिन जो हमारा यहां पर x है वो a माइनस एक्स है, तो क्या किया हमने, a माइनस एक्स का अवकलन होगा तो a का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, तो यहां पर dx अपॉन a माइनस एक्स क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस log x। जनरली क्या होता है, यानी dx अपॉन x इक्वल टू log x होता है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर x है वो a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स का अवकलन होगा तो a का 0 और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस log x, और यहाँ से d चला जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, यानी माइनस log a माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस log a माइनस एक्स इक्वल्स टू k इंटू टी प्लस सी। इधर ध्यान दे, dx अपॉन a माइनस एक्स था, इसका समाकलन किया है, और समाकलन k इंटू डी टी, तो फॉर्मूला होता है समाकलन dx अपॉन x बराबर log x होता है, लेकिन यहां पर हमारा a माइनस एक्स है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, माइनस log x लिखा है, a का 0 और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, तो यहाँ जो हम वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू टी, तो k इंटू टी, यहाँ पर d चला गया, समाकलन स्थिरांक यहाँ पर आ गया, तो c क्या है, यहाँ पर समाकलन स्थिरांक है। अभिक्रिया के प्रारंभ में, यहाँ से c को हटाना है हमें, तो क्या माना, अभिक्रिया के प्रारंभ में जब t बराबर 0 और तब x बराबर 0 होगा, क्योंकि समय आगे गुजरा नहीं तो a में से x निकला नहीं, तो t की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर t की जगह 0 और x की जगह यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, यानी x की जगह 0 और यहाँ पर t की जगह 0, तो c इक्वल टू आ जाएगा माइनस log a आ जाएगा, तो उपयुक्त मान यानी t बराबर 0 और x बराबर 0 समीकरण 3 में रख देंगे, इसको हमने समीकरण 3 माना, तो जब 3 में रखेंगे तो c इक्वल टू डायरेक्ट माइनस log x a आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं t बराबर 0, तो यहाँ पर x था तो x बराबर 0 यहाँ पर रख दिया और t बराबर 0 यहाँ पर रख दिया, तो क्या आ गया यहाँ पर माइनस log a, यानी c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस log a, और जो हमारा समीकरण 3 था उसमें ये समीकरण 4 यानी c का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो c खत्म हो जाएगा, यानी समीकरण 4 में c का मान रख देंगे, तो पहले क्या था, माइनस log a माइनस एक्स और k इंटू टी, और यहाँ पर क्या था, यहाँ c था, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, माइनस log a, तो यहाँ पर माइनस log a आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं माइनस log a को उठा के हम इस तरफ ले आएंगे, के टी को यहीं रहने देंगे, तो समझना माइनस log को इक्वल के साइन के इधर ला रहे, तो के टी तो यहीं रहा, यानी के टी बराबर के साइन के उधर रहा, तो क्या हो जाएगा log, यानी माइनस log a प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो गया,
तो log a, और ये यहीं के ही रहा, तो माइनस log a माइनस x हो गया ये। अब मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है log x माइनस log y, तो इस पूरे को हम log x मान रहे हैं, इस पूरे को log y मान रहे हैं, तो log x माइनस log y बराबर होता है log x अपॉन y, यानी क्या होता है log x अपॉन y, ये होता है log x अपॉन y। तो हमने क्या किया, यानी a ऊपर रहा और माइनस x नीचे आ गया, तो क्या हो जाएगा kt इक्वल टू log a अपॉन a माइनस x, ये हमारा एक यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। k इंटू टी बराबर log a अपॉन a माइनस एक्स, क्योंकि log a माइनस log a माइनस एक्स, यानी इसको माना log x, इसको माना log y, तो log x अपॉन y हो गया। अब यहां पर क्या किया, t को यहां नीचे ले गए, तो k इक्वल्स टू 1 अपॉन टी और a अपॉन a माइनस एक्स, t को हम यहां पर उठाकर नीचे ले गए। अब यहां पर जो log है, इसको बोलते हैं कि log, इसका बेस यानी नेचुरल लॉग है, यानी log e है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लॉग। तो प्राकृतिक लॉग की वैल्यू होती है 2.303 log 10, यानी इस लॉग की वैल्यू क्या होगी 2.303 log 10, और ये इक्वेशन 4 है। तो हम इस log e यानी log e की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी t को यहां ले गए तो ये हमारा एक फॉर्मूला यहां पर तैयार हो गया था, यानी k इक्वल्स टू 1 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। log e की जो वैल्यू होती है 2.303 log 10 होती है, तो यहाँ पर log की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये एक फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, यानी log 1 अपॉन टी, 1 को लिखना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो a क्या है यहाँ पर, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स क्या है, t समय बाद अभिकारक की सांद्रता। तो यह समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, यानी k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी और log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये 2.303, यानी नेचुरल लॉग को हमने log 10 में कन्वर्ट किया, तो 2.303 log 10 इसकी वैल्यू होती, तो 2.303 log 10, t इसमें पहले से था a अपॉन a माइनस एक्स। तो इसे बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया के अर्धायु काल से आप क्या समझते हो? अभिक्रिया के अर्धायु काल से आप क्या समझते हो? प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल ज्ञात करने का व्यंजक ज्ञात कीजिए, अथवा ऐसा आ सकता है कि अर्धायु काल से आप क्या समझते हो सिद्ध कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो हम इसका आंसर समझते हैं यहां पर। अभी हमने अर्धायु काल की परिभाषा समझी थी, यानी वह समय जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, अथवा वो टाइम जिसमें आधी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइम को, उस समय को बोलेंगे हम अभिक्रिया का अर्धायु काल या अभिकारक का अर्धायु काल। तो इस प्रकार हम अर्धायु काल, अभिक्रिया का अर्धायु काल या प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल बोलते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल का कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं था, इसलिए ध्यान रखना कि जब भी अर्धायु काल है यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित वो पूछ रहा है। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं, इतने प्रकार से इसको हो सकते हैं। वह समय जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता, उस सांद्रता घटकर उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अथवा वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया अर्धपूर्ण हो जाती है, उसे उस अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई समय की इकाई होती है। तो हमने अर्धायु काल बताया। अब हमें क्या बताना है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल का व्यंजक ज्ञात करना है। तो माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, ए अभिकारक और इसमें क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे? अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति लीटर है, जैसा हम बताते आ रहे हैं, तथा टी समय बाद ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर रह जाती है। तो हम क्या बोलेंगे?
तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित दर समीकरण के अनुसार प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण ये था, जिसको अभी हमने ऊपर पढ़ा, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ये इक्वेशन यहाँ पर 1 है। अब चूंकि हमें टाइम निकालना है यानी अर्धायु का निकालना है, तो t को k की जगह और k को t की जगह ले आएंगे, तो 2.303 अपॉन k और log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ये यहाँ पर एक समीकरण दूसरा आ गया, यानी हमें ये था दर स्थिरांक, हमें समय निकालना है, तो t को k की जगह और k को t की जगह लाए। यहाँ पर हो गया समीकरण, इसको मान लिया हमने 2। अर्धायु काल के अनुसार, अर्धायु काल क्या कहता है, अर्धायु काल पर यदि t बराबर समय अगर आधा गुजरा तो आधे समय पर यानी उसकी सांद्रता भी आधी रह जाएगी। तो t अगर आधा हो गया तो सांद्रता भी आधी रह जाएगी, यानी a/2। तो a क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है, वो आधी रह जाएगी। तो t हाफ पर a माइनस एक्स इक्वल्स टू a हाफ हो जाएगा। तो a माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, a हाफ रख देंगे, यानी समय की जगह t हाफ और a की जगह a हाफ यहाँ पर हम रख देंगे। तो आगे हम समीकरण देखते हैं। उपयुक्त मान समीकरण 2 में रखने पर, तो t की जगह क्या रखना है हमें, t हाफ। तो यहाँ पर t की जगह क्या आ जाएगा, t हाफ और 2.303 अपॉन और a माइनस एक्स की जगह क्या रख दिया हमने, a हाफ। अब a से यहाँ पर a कैंसल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अगला समीकरण, यानी t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k और log 10 2 हो जाएगा। और log 10 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है। तो log 10 2 की जगह यानी log 10 2 की वैल्यू हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे। तो t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी। दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, t हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k, ये आ जाएगा। ध्यान रखना आप, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल का व्यंजक लिखिए, तो t हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k। और एग्जाम में ये भी पूछते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण भी लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा है ऊपर समाकलित दर समीकरण, ध्यान रखना आप, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t और log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये भी हमने पढ़ा है। तो ये दोनों आप ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित दर समीकरण से हमने उसके अर्धायु काल का व्यंजक निकाला। यहाँ पर k की जगह इसको शिफ्ट कर दिया, t को यहाँ लाया, चूंकि समय आधा गुजरा यानी t हाफ हो गया, सांद्रता आधी हो गई यानी a हाफ हो गया। तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू को यानी t हाफ और इसकी जगह रखा हमने a हाफ, तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ गया, यानी t हाफ इक्वल्स टू 0.693 के। तो अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती नहीं है, जबकि उसके दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना। और शून्य कोटि, प्रथम कोटि और प्रथम कोटि के अर्धायु काल का निर्धारण, तीनों व्यंजक बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम 7। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, और शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो अभिक्रिया की कोटि हमने क्या बताया, अभिक्रिया के दर नियम में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पर लगे घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं अभिक्रिया की कोटि। इसका मान पूर्णांक या भिन्नात्मक हो सकता है और यह एक प्रायोगिक पद है। अब हमें क्या बताना है, शून्य कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की यूनिट निकालनी है। प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। ये क्या है, अभिकारक है, किसमें परिवर्तित हो रहा, उत्पाद में। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई यह हमने बता दी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। लेकिन ये कैसे है इसको हम बताते एक बार निकाल के। तो क्या लिखते हैं हम, द्रवानुपाती क्रिया के नियम अनुसार अभिक्रिया की दर और समानुपाती, मान लो हमने ऐसा लिख दिया, सक्रिय द्रव्यमान ए, शून्य कोटि की अभिक्रिया इसलिए यहाँ पर हमने ये लगा दिया। तो अब अभिक्रिया की दर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा,
अभिक्रिया की दर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ पर इसका सक्रिय द्रव्यमान की यूनिट शून्य हो जाएगी, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अभिक्रिया दर, अभिक्रिया की दर बराबर किसके हो जाएगी, के, और के क्या है यहाँ पर, के है यहाँ पर दर स्थिरांक, किसका दर स्थिरांक है, शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक है, तो के डायरेक्ट इसके बराबर है। अभिक्रिया दर की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, तो यही यूनिट जो होगी वो इसकी होगी। तो मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये शून्य कोटि, तो आपको ऐसे ध्यान रखना कि जो अभिक्रिया दर की इकाई है वही शून्य कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई है। कैसे निकाला अभी हमने इसको बताया। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स होती है। तो प्रथम कोटि में कैसे निकालेंगे, इसको निकालना मैं बता रहा हूं। तो क्या लिखेंगे हम, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर यानी बराबर किसके हो जाएगी, डायरेक्ट बता रखिए, और इसमें सक्रिय द्रव्यमान की पावर एक लिखेंगे, एक लिखेंगे। तो यहाँ पर दर स्थिरांक, इसकी यूनिट निकालनी है हमें, दर स्थिरांक की यूनिट निकालनी है, तो क्या लिखेंगे हम, दर स्थिरांक, दर स्थिरांक के बराबर, के बराबर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर बटे क्या आ जाएगा, बटे आ जाएगा सक्रिय द्रव्यमान ए आ जाएगा। और हमें मालूम है सक्रिय द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, सक्रिय द्रव्यमान की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या फिर हम इसको लिखते हैं मोल लीटर, यानी सक्रिय द्रव्यमान यानी बड़े कोष्ठक को क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर, या हम इसको लिख सकते हैं मोल, लीटर ऊपर जाएगा तो मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। तो हमें इसकी यूनिट निकालनी, यानी दर स्थिरांक बराबर अभिक्रिया दर की इकाई क्या हो जाएगी, अभिक्रिया दर की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये किसकी यूनिट होती है, अभिक्रिया दर की। और नीचे क्या है, सक्रिय द्रव्यमान यानी एक बड़ा कोष्ठक है, ध्यान रखना। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो इससे मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई हो जाएगी सेकंड इनवर्स। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई होती है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो इसको भी देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट निकालते हैं हम, दर स्थिरांक के बराबर ऊपर क्या आ जाएगा, अभिक्रिया दर की इकाई आ जाएगी। तो अभिक्रिया दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और चूंकि सक्रिय द्रव्यमान, द्वितीय कोटि में सक्रिय द्रव्यमान की पावर क्या आ जाएगी, सक्रिय द्रव्यमान की पावर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और नीचे क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और इसकी पावर आ जाएगी यहाँ पर 2। तो एक मोल लीटर इनवर्स से एक मोल लीटर इनवर्स कट जाएगा, नीचे मोल लीटर इनवर्स बचेगा, ऊपर सेकंड इनवर्स बचा। तो मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो उसका इनवर्स खत्म हो जाएगा और सेकंड इनवर्स पहले से ही है, यानी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अब तृतीय कोटि अभिक्रिया की इकाई मोल, मोल -2, मोल -2 लीटर की पावर 2 और सेकंड इनवर्स। तो तृतीय कोटि में क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, इसकी पावर 3 हो जाएगी, एक ये कट जाएगा, यानी नीचे क्या बचेगा, मोल लीटर इनवर्स और इसकी पावर 2 हो जाएगी, यानी मोल स्क्वायर लीटर -2। मोल ऊपर जाएगा तो मोल -2 और लीटर -2 ऊपर जाएगा तो लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो ऐसे इसकी यूनिट निकल जाएगी। ध्यान रखना ये यूनिट एग्जाम में पूछी जाती है। तो फिर मैं आपको एक बार मेमोराइज करवा दूं, शून्य कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई वही है जो अभिक्रिया दर की है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये शून्य कोटि की है, प्रथम कोटि की सेकंड इनवर्स, द्वितीय कोटि की मोल -1 लीटर और सेकंड इनवर्स, यानी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। और तृतीय कोटि अभिक्रिया की इकाई मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो कैसे निकाली है वो हमने आपको बताया। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं।
तो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो भी आपको अच्छा लगे वो उदाहरण आप याद कर सकते हैं। तो अगर अमोनिया का अपघटन प्लेटिनम की उपस्थिति में करवाते हैं तो थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक रूप से तो बोल रहे हैं क्रिया हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये क्रिया नहीं होती है। तो क्या बोलेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अमोनियम नाइट्राइड का पूर्णतः अपघटन होता है, तो इसके आगे कोई अणु नहीं लिखा, यानी इसका एक अणु यानी उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यानी HI के दो अणु जब टूटते हैं तो एक H2 बनेगा और एक I2 बनेगा। तो प्रायोगिक रूप से एक क्रिया नहीं करता है, प्रायोगिक रूप से इसका एक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, प्रायोगिक रूप से इसके दो अणु उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए ये शून्य कोटि, ये प्रथम कोटि और ये द्वितीय कोटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छदम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। छदम कोटि अभिक्रिया यानी अभिक्रिया को देखकर समझ में आता है कि दो अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक अणु भाग लेता है, तो छदम मतलब झूठी अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो हम इसको समझेंगे, जब कोई उच्च कोटि यानी बहुकोटि अभिक्रिया किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर अधिक निर्भर करती है और अन्य अभिकारकों की सांद्रता को स्थिर मान लिया जाता है, उसको स्थिर मान लेंगे, इसे छदम मतलब होता है स्यूडो, झूठी अभिक्रिया कहते हैं। छदम कोटि अभिक्रियाएं वास्तविक अभिक्रिया कोटि से अलग होती, जो वास्तविक दिख रहा है वैसी ना होकर उसकी कोटि कुछ और निकलती है। तो बहुकोटि अभिक्रियाएं, बहुत सारे अभिकारक दिखते जरूर हैं, लेकिन एक की सांद्रता परिवर्तित होती है, बाकी की परिवर्तित नहीं होती है। तो यहाँ पर हम उदाहरण देखें, एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन, यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया लग रही है, यानी CH3COO C2H5। एथिल एसीटेट का जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर एसिटिक अम्ल CH3COOH और एथिल एल्कोहल बनेगा। तो हमें लग रहा है यहाँ पर ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया दिख भी रही है। तो क्या बोल रहे हैं, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एस्टर और जल दोनों भाग ले रहे हैं, लेकिन जल की सांद्रता यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी सांद्रता को स्थिर मान लिया गया, इसलिए यह छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसकी मात्रा परिवर्तित होगी, एक ही अणु भाग ले रहा है, इसलिए बोलेंगे कि इसमें जल की सांद्रता अधिक होने के कारण इसकी प्रभावी कोटि प्रथम कोटि हो जाती है, इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया दिख रही। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हम सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन। तो यहाँ पर सुक्रोज का सूत्र यानी C12, ये क्या है यहाँ पर C12H22O11 प्लस H2। सुक्रोज जल से क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो रहा है, तो हमें लग रहा है दो अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण केवल सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो रहा। सुक्रोज के जल अपघटन में जल की सांद्रता अत्यधिक है, बहुत ज्यादा है, जिससे यह छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। दिख रहा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, लेकिन इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, जल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि जल की सांद्रता अत्यधिक होती है। तो ऐसे हमने इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। 101% इसी में से ही एग्जाम में पूछे जाते, प्रीवियस ईयर में आज तक यानी 15 सालों में इसी में से ही पूछेगा, बार बार इसी में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चैप्टर में से मान लो 2 क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन मान लो मेन रहेगा, एक अथवा में रहेगा, तो वो दोनों क्वेश्चन इसी में से ही होंगे। तो अगर आप इतने क्वेश्चनों की तैयारी कर लेते हो तो आपके ये चैप्टर कवर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट्स जरूर करें, और ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।